एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 108 से, जिसमें जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन दे रखा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो हमारे पास अभी दो क्वेश्चंस है। सबसे पहला कि जॉइंट सिटिंग होती किस चीज़ के लिए है और जॉइंट सिटिंग को करवाता कौन है। तो सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि जॉइंट सिटिंग करवाता कौन है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जॉइंट सिटिंग होती क्यों है। कोई भी ऐसा डिस्प्यूट, किसी बिल के ऊपर ऐसा डिस्प्यूट हो जाए बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा कि वो दोनों मान नहीं रहे हैं, वो उस ना एक पास होने दे रहा ना दूसरा पास होने दे रहा, उस बिल के ऊपर दोनों के ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों के डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा बिल है जो बहुत ही नेसेसरी और उसको पास कराना है, तो प्रेसिडेंट कॉल फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों आके उस बिल पे डिस्कस करते हैं और उसको मेजोरिटी से पास करवाती है या फिर नहीं भी करवाती। तो हम इसको थोड़ा लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। तो जो फर्स्ट थिंग है इसमें क्या बोला गया है, डिस्प्यूट बिटवीन लोकसभा। देखो सबसे पहले डिस्प्यूट हो रहा है किसी बिल के ऊपर बिटवीन किस किस लोगों के बीच में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, ड्यू टू बिल और डेडलॉक क्रिएटेड ऑन अ बिल। कोई भी किसी भी बिल के ऊपर या फिर किसी बिल पे ऐसा डेडलॉक क्रिएट हो गया है कि कोई जो पार्लियामेंट का पार्ट है उसको पास ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई डेडलॉक क्रिएट हो गया है किसी बिल पे या फिर कोई बिल पे डिस्प्यूट चल रहा है, तो प्रेसिडेंट हैज पावर टू कॉल अ जॉइंट सिटिंग। प्रेसिडेंट के पास पावर है जो जिसमें वो इसको एक्सरसाइज करके जॉइंट सिटिंग बुला सकता है बोथ द हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा की, फॉर डिबेट करने के लिए, उस बिल के ऊपर डिबेट करने के लिए, उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए और उसको वोटिंग से उस बिल को पास कराने के लिए या फिर नहीं कराने के लिए। इसके बाद इसमें बात आती है कि इस जो जॉइंट सिटिंग की मीटिंग है, जैसे कोई भी सेशन होता है, कोई भी सिटिंग होती है लोकसभा की तो उसको स्पीकर करता है और राज्यसभा की होती है तो उसको चेयरमैन करता है। ये दोनों एब्सेंट होते हैं तो डिप्यूटी चेयरमैन और डिप्यूटी स्पीकर करता है। बट ये जो जॉइंट सिटिंग की मीटिंग होगी उसको कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे दे रखा है कि अगर कोई नहीं हो तो उसकी पोस्ट कोई और ले सकता है। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेजेंट नहीं है तो उनकी जगह कौन करेगा, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा दोनों ही प्रेजेंट नहीं है तो कौन करेगा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन नहीं करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस आर्टिकल में यही जानने की है कि कभी भी ज्वाइंट सिटिंग को राज्यसभा का चेयरमैन नहीं प्रेसाइडिंग ऑफिसर बनेगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है, इसमें दो एक्सेप्शन है। पहला, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो ज्वाइंट सिटिंग में कभी भी नहीं निकलेगा, वो सेपरेटली एक लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा और फिर प्रेसिडेंट से होके अमेंडमेंट होगी किसी भी बिल के ऊपर। तो कोई अमेंडमेंट बिल होता है तो कभी भी ज्वाइंट सिटिंग में वो नहीं निकल सकता। सेकेंड थिंग, मनी बिल। मनी बिल हमेशा लोकसभा के एस्पेक्ट में रहता है, लोकसभा के पैरामीटर में रहता है, तो वो मनी बिल लोकसभा ही संभालेगा, उसको राज्यसभा का इतना इंटरफेरेंस रहता नहीं है और वो ज्वाइंट सिटिंग में भी डिस्कस नहीं हो सकता। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 108। अब 109 की तरफ चलते हैं। Now we are reading आर्टिकल 109 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बताया गया है मनी बिल के बारे में। हम इतनी देर से पढ़ रहे थे कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट होगा और बहुत सारी चीज़ें हमने मनी बिल के बारे में, तो अच्छे से अब हम इस वाले आर्टिकल में देखेंगे। तो पहली चीज़ क्या बोली गई है मनी बिल के लिए कि अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। हमेशा बोला गया था ना, एक्सेप्शन में भी आया था कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में आएगा, तो मनी बिल कभी भी राज्यसभा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, हमेशा मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में। ठीक है, इसके बाद बात आती है, आफ्टर मनी बिल इज पास बाय लोकसभा, अगर लोकसभा ने उस मनी बिल को मेजोरिटी से पास कर दिया है एंड सेंडेड इट टू राज्यसभा, और फिर इस पास्ट मनी बिल को, मेजोरिटी से पास करे हुए मनी बिल को किसको भेजा, राज्यसभा को भेजा। तो राज्यसभा के पास कितने 14 दिन होते हैं, 14 डेज होते हैं कि वो इस मनी बिल पे अपनी कुछ रिकमेंडेशन दे सकता है। ठीक है, रिगार्डिंग द मनी बिल। ठीक है, इसके बाद बात आती है, अगर लोकसभा कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, अगर जो भी रिकमेंडेशन दी है, देखो बात आती है सबसे पहले कि रिकमेंडेशन दे सकता है राज्यसभा है ना, और इसमें लोकसभा क्या है, इसको पास करके राज्यसभा में भेजेगा। ठीक है, राज्यसभा रिकमेंडेशन देगा 14 दिन के अंदर। अगर 14 डेज के अंदर इनने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी तो भी बिल पास हो जाता है। अगर राज्यसभा ने कोई रिकमेंडेशन दी तो उस एस्पेक्ट में क्या बात आती है कि लोकसभा कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। लोकसभा के ऊपर वो इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अगर लोकसभा एक्सेप्ट करता है रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा को तो रिकमेंडेशन के साथ ही ये बिल बन के
ये बिल पास हो जाएगा। बट इन केस लोकसभा रिजेक्ट करता है राज्यसभा की रिकमेंडेशन को, तो भी ये बिल पास माना जाएगा, क्योंकि मतलब पूरी अथॉरिटी लोकसभा के पास होती है जब भी हम मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। इसके बाद बात आती है जो हमने पहले भी डिस्कस कर ली, एक बार और देख लेते हैं। इफ राज्यसभा डोंट गिव एनी रिकमेंडेशन अंडर 14 डेज का टाइम पीरियड दे रखा है ना ये रहा, तो अगर इसमें राज्यसभा ने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी तो फिर तभी भी ये बिल पास हो जाएगा, उसी स्थिति में जिस स्थिति में लोकसभा ने राज्यसभा को इस बिल को भेजा, ठीक है, बिना रिकमेंडेशन के। तो लोकसभा का बिल है वो कहीं कैसे भी पास हो जाएगा अगर वो लोकसभा मेजोरिटी से पास हो गया। राज्यसभा का इतना इंटरफेरेंस नहीं रहता, राज्यसभा की मेजोरिटी भी इतनी इंक्लूड नहीं होती, बस वो उस पर हल्का हल्का वो मतलब हल्का ऊपर से रिकमेंडेशन देता है, और उसमें भी अथॉरिटी होती है लोकसभा की कि उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। एंड दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 109। और हम चलते हैं 110 की साइड। रीडिंग आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें मनी बिल के बारे में बात करी गई है। सबसे पहली बात आती है कि लोकसभा के जो स्पीकर है वो ही डिसाइड करता है फाइनली कि एक बिल जो भी प्रेजेंट किया गया है लोकसभा में वो मनी बिल है या कोई फाइनेंशियल नॉर्मल सा बिल है, ठीक है। तो इसकी ड्यूटी कौन होती है, लोकसभा के स्पीकर की, और वो ही फाइनल डिसाइडर होते हैं डिसाइड करने के लिए कि ए बिल इज अ मनी बिल और नॉट, ठीक है। और मनी बिल इज ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, मनी ये हमने बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिया है कि मनी बिल हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। बट इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन हुई है जिसमें बोला गया है प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ, पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेंगे फिर इस मनी बिल को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले मनी बिल आके गया हमारे इंडिया में, ठीक है। तो अब हम अगर अपने एस्पेक्ट में देखें कि मनी बिल जो एक नॉर्मल बिल है वो मनी बिल है या नहीं, तो उसके कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो वो कुछ दे रखे हैं और भी है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले इस वाले में देखते हैं कि इफ देयर इज एनी चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, अगर कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ रहे हैं, टैक्स घट रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कपड़े हो गए, या फिर कोई सा भी मार्केट हो गया, किसी भी चीज़ के ऊपर टैक्सेशन पॉलिसी में कोई भी चेंज आता है, चाहे बढ़ा हो चाहे घटा हो, ठीक है। तो उस चीज अगर ऐसा कोई चेंज आता है तो उसमें बोला जाएगा ये जो बिल है वो मनी बिल है। दूसरी चीज़ क्या आती है, इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बोरोइंग एनीथिंग, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी बोरो कर रही है किसी भी कंट्री से या फिर कहीं से भी, तो अगर ये आ जाता है तो भी वो मनी बिल, एक बिल मनी बिल है, ठीक है। इफ देयर इज एनी एडिशन और विड्रॉल इन कंटिजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर दो फंड होते हैं इंडिया में, एक कंसोलिडेटेड फंड और एक कंटिजेंसी फंड, ठीक है। अगर इन दोनों फंड्स में कोई भी या तो एडिशन या फिर कोई विड्रॉल, ठीक है, लिया जाता है, या तो कोई सम ऑफ मनी लिया जा रहा है या सम ऑफ मनी दिया जा रहा है, अगर इसका कोई एस्पेक्ट चल रहा है तो भी एक बिल मनी बिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर इफ देयर इज एनी एडिशन और इंक्रीज इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर कोई भी एडिशन किया गया है या फिर कोई भी इंक्रीज किया गया है, उसके जो फिगर है, उसके जितने भी फिगर्स की वो है जितना भी उसमें फंड है, ठीक है, उसको इंक्रीज किया गया है या फिर उसमें कुछ ऐड किया गया है किसमें, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, तो भी इस बिल को मनी बिल कंसिडर किया जाएगा। और क्या क्या होती है चीज़ें वो भी देखते हैं हम अगले स्लाइड में, ओके। हम आर्टिकल 110 में, और इसमें बताया गया है इफ अ बिल इज इम्पोजिंग और चेंजिंग टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ लोकल अथॉरिटी देन द बिल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज मनी बिल। देखो जब भी कोई छोटे लेवल की बात होती है, लोकल अथॉरिटी या फिर लोकल चीज़ की बात है, लोकल के एस्पेक्ट में हम कभी भी बात करते हैं, तो हमेशा जो मनी बिल है उससे चेंजेस नहीं आएंगे टैक्सेशन पॉलिसी में। अगर मनी बिल में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और फिर लोकल अथॉरिटी को भी उसके साथ लगा दिया जाए तो हो जाएंगे इसकी टैक्सेशन पॉलिसी में चेंजेस, पर सिर्फ एक लोकल अथॉरिटी के लिए पूरे बिल को मनी बिल डिक्लेयर नहीं करेंगे और उसके हिसाब से चेंजेस नहीं होंगे, नहीं तो उसको फाइनेंशियल बिल माना जाएगा, ठीक है। तो जब भी कभी लोकल अथॉरिटी की टैक्सेशन पॉलिसी में चेंजेस होते हैं तो उसे फाइनेंशियल बिल बोला जाएगा, उसके लिए हम पूरा मनी बिल नया बना के नहीं लाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है इफ अ मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू राज्यसभा और एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अगर जो मनी बिल है वो लोकसभा में पास हो गया और अब उसको राज्यसभा में भेजा जा रहा है या फिर एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए भेजा जा रहा है, तो जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा के जो स्पीकर है वो एंडोर्स करेंगे, वो बताएंगे कि ये जो बिल है जो हमने तुम्हारे आगे प्रेजेंट करा राज्यसभा के आगे रिकमेंडेशंस के लिए या फिर प्रेसिडेंट के आगे एसेंट के लिए, तो ये जो बिल है ये मनी बिल है, ठीक है, उनको बताना पड़ेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंडोर्स करेंगे। इसके बाद बात आती है, हमने दो फंड पढ़े थे अभी पिछले वाले साइड में कि कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है
जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है वो मेन अकाउंट होता है। किसका मेन अकाउंट होता है? जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी एक्सपेंसेस रहते हैं, जो भी ये सारी पॉलिसीज़ बनती है और पॉलिसीज़ में जितना भी खर्चा होता है या फिर किसी भी चीज़ को लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती है और उसके पैसे कहाँ से आते हैं। तो जैसे हम सब लोगों का एक अकाउंट होता है, 2 अकाउंट होते हैं या 3 अकाउंट होते हैं, तो पर एक मेन अकाउंट होता है ना जिसमें से हम एक्चुअली हमारे पैसे निकाल रहे होते हैं और उससे काम कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक मेन अकाउंट है जिसको बोला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें से गवर्नमेंट अपने सारे काम करती है। इसके बाद बात आती है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है। कंटिजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड होता है इंडिया का। जब भी कोई इमरजेंसी आ जाए हमारे देश के ऊपर तो उसके लिए जो हम पैसे हम भी सेविंग करके रखते हैं ना कुछ, तो ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सेविंग करके रखती है और वो अपने कंटिजेंसी फंड में सेविंग करती रहती है, जिसकी अथॉरिटी किसके पास होती है? प्रेसिडेंट की। और कंसोलिडेटेड फंड की अथॉरिटी होती है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेंस करती है तो वो पार्लियामेंट से थोड़ी सी परमिशन वगैरह लेती है। बट जब भी इमरजेंसी का टाइम आता है, और इमरजेंसी में हमेशा आपको पता है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 में प्रेसिडेंट को ही इमरजेंसी के लिए रूलर बना रखा है। जब भी इमरजेंसी की बात आती है तो आप हमेशा प्रेसिडेंट को ही फर्स्ट प्रायोरिटी रखिएगा। ठीक है, तो इमरजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड, मेन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 110 एंड दैट्स ऑल ऑल्सो फॉर दिस वीडियो। और मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।